नमस्कार, न्यूज मेकर्स के 100वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के कलेक्टर राघवेंद्र कुमार सिंह। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर में बीआरटीएस का काम बड़ा चल रहा है और बड़ी चर्चा में यह है कि दिल्ली में बीआरटीएस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और रोक लगा दी है। जहां बसें चलनी चाहिए वहां पर अब कारें चल रही है और जहां कारें चलनी चाहिए वहां बसें चल रही है। क्या इंदौर में भी वैसा ही हाल होगा आगे पीछे? मैं प्रकाश भाई आपको कहना चाहूँगा कि इंदौर में बीआरटीएस का सिस्टम जो बन रहा है वो पूरे देश भर का सबसे फाइनेस्ट जो पॉसिबल सिस्टम है वो रहेगा। 11.5 किलोमीटर की इस पूरे लेंथ में जो कि निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी चौक तक चलेगा। इसमें LIG चौराहे तक 60 मीटर्स की विड्थ है, फिर उसके बाद से 30 मीटर की विड्थ भंवर कुआं तक है और उसके बाद से वापस 60 मीटर्स की विड्थ है। इसमें जो बस लेन है उसका कैरिज वे का काम करीब करीब समापन की ओर है और इसमें रेलिंग वगैरह लगने का काम और बस स्टैंड्स जो अपने 21 नंबर में बनेंगे वो सारे बस स्टैंड्स का बनने का काम भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है और कुछ एक फिनिश होने की ओर है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इसका जो फंक्शनल प्लान है वो भी हम लोगों ने उसके बारे में भी तैयारी शुरू कर दी है। अभी माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने भी जो बैठक की थी उसमें ये तय किया गया है कि हम इसे सितंबर के अंत तक फंक्शनली इसको शुरू कर लें। हमारे जो बसेज जिसके ऊपर एयर कंडीशन बसेज आएंगी उनका भी काम हम लोगों ने उसका जो टेंडर वगैरह है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है, सप्लाई का शेड्यूल उन्हें दे दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसके ऊपर ट्रेवल करेंगे तो एयर कंडीशन बसेज होंगी जो आपके जाएंगे जब आप बस स्टैंड पे, उसके बाद से बहुत ही सिंक्रोनाइज और ऑटोमेटिक वे में उसके दरवाजे खुलेंगे, उसी के साथ बस के दरवाजे खुलेंगे और सब कुछ बड़े सिम्फनी के साथ होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इट विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट बीआरटीएस सिस्टम इन एंटायर कंट्री। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के बारे में भी था कि बहुत बसें चलेगी, सुविधा हो जाएगी। वहाँ ये हाल हुआ कि जहाँ साइकिल वालों की लेन है वहाँ 2 व्हीलर वाले चलने लगे, जहाँ 2 व्हीलर की लेन है वहाँ पे कारें घुस गई। इंदौर में भी ऐसा नहीं हुआ। कई जगह तो यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो डेड एंड पे पहुँच जाती है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये एक तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे रोड की विड्थ बढ़ी है और ट्रैफिक का मूवमेंट आसान होगा, सिग्नलिंग का सिस्टम बड़े अच्छे ढंग का होगा और इसमें कुछ न कुछ हमें कई सारे चौराहों पर शुरुआती दौर में इन्फोर्समेंट वगैरह के इशूज़ के ऊपर भी ध्यान देना होगा जिससे कि जिस लेन में जिसको चलना है वहाँ पे उस लेन में ही रहे। हमारे जब इसमें करीब जो 14 चौराहे आ रहे हैं इनमें हमारे पास वीडियो कैमरास होंगे जिनके माध्यम से हम फोटोग्राफ्स वगैरह जनरेट करेंगे। जो भी वायलेटर्स हैं उनको नोटिस मिलेगी। मुझे लगता है कि कुछ एजुकेशन से, कुछ इन्फोर्समेंट से और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के जो नज़रिए हैं इनको लेके हम इंदौर के इस पूरे प्लान को काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। क्या तब भी मूवमेंट इतना आसान होगा जितना अभी है? क्योंकि तब तो जगह जगह सिग्नल लगाने होंगे, जेब्रा क्रॉसिंग बनेंगे, तो जो लोग वाहन में जा रहे हैं उन्हें रुकना पड़ेगा। पूरा बीआरटी कॉरिडोर है, ये बस वालों की सुविधा के लिए है। कार और 2 व्हीलर तो इंदौर में ज़्यादा हैं, बसें तो 500 चलेगी, पर यहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, उनका क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऑर्डरली मूवमेंट होगा तो मेरे ख्याल से सुविधाएँ सभी को होंगी। आप देखेंगे कि कोई नया चौराहा कोई क्रिएट नहीं हुआ है, नई कोई एंट्री के पॉइंट्स क्रिएट नहीं हुए हैं, तो जो सिग्नल्स लगेंगे वो उन चौराहों पे ही रहेंगे। और सिग्नलिंग का जो पूरा सिस्टम है वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि वो सिस्टम इस तरह का रहता है कि अगर एक जगह आपने ग्रीन पे अगर आप निकल गए तो उसके बाद से उसका सिंक्रोनाइजेशन इस तरह का रहता है कि फिर सब जगह पे आपको ग्रीन ही आगे चौराहों पे मिलता रहेगा। करना केवल ये रहेगा कि आपकी जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड से बहुत ज़्यादा अगर मेंटेन करते चलेंगे तो बहुत ही स्मूथली आप इसके ऊपर से निकल जाएंगे। अभी राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है किसानों से गेहूं खरीदना। इंदौर जिले में क्या स्थिति है गेहूं? मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंदौर जिले में कुल 27,000 के आसपास कृषकों ने अपना इसमें नामांकन करवाया है गेहूं खरीदी के लिए। इनमें से 15,000 से ज़्यादा कृषकों के हम लोगों ने गेहूं की खरीदी कर ली है और करीब 1,50,000 टन के आसपास की खरीदी हुई है। पिछले वर्ष की खरीदी हमारी करीब 1,30,000 टन थी और इस बार जिस तरह की क्रॉप आई है उस तरह से हमें उम्मीद है कि इस बार की खरीदी हमारी 2,25,000 टन के और उससे ऊपर जाने की हमें चांसेस लग रहे हैं। इंदौर में अभी जो गनी बैग्स हैं, बोरे हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। हमें हालिया एक जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ है उसमें पीथमपुर से हमें काफ़ी सारी संख्या में बोरे अब रेगुलर मिलना शुरू हो रहे हैं।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सुकून के साथ हम इस काम को, प्रकाश भाई, इसको पूरा कर लेंगे। और जैसा हमें अंदाज़ा है कि हमारा काम करीब 2/3 के आसपास पहुंच चुका है और 1/3 काम बचा हुआ है, जिसको हमारे सारे लोग, सारा सिस्टम मेहनत करके इसको पूरा कर लेगा। रख रखाव की भी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि इंदौर में काफ़ी अच्छी सब मेहनत करके की गई है और कहीं भी खुले में या कैप स्टोरेज में भी रख रखाव की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से इस काम को लगभग गुना गेहूं इस बार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार गेहूं की उपज बहुत ही शानदार रही। कुल 1,15,000 हेक्टेयर में इंदौर में जो रबी की खेती हुई, उसमें से 1,15,000 हेक्टेयर में खेती हुई गेहूं की। किसानों से जब हम लोगों ने चर्चा की कि इस बार गेहूं की पैदावार में कैसे बढ़ोतरी हुई, क्या नई चीज़ें हुई, उन्होंने जो बताई चीज़ें वो ये हैं कि इस बार एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जो पावर सप्लाई थी रबी के समय में, काफ़ी बेहतर रही, वो बड़े सुकूनदायक रही। पानी हमारा, बारिश काफ़ी अच्छी हो गई थी पिछले वर्ष में बारिश के समय में, तो उसकी वजह से जल की हमें समस्या नहीं थी। और तीसरी चीज़ जो इस बार कुछ मौसम ने भी ऐसा साथ दिया कि ज़्यादा देर तक ठंड जो है चलती रही, जिसकी वजह से गेहूं की क्रॉप बहुत ही शानदार हुई। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक और ज़रूर परेशानी का कारण ज़रूर ये रहा कि इस बीच में डॉलर चना जो हमारे यहाँ करीब 60 से 70 हज़ार हेक्टेयर में बोनी होती है, तो डॉलर चने की उपज उतनी नहीं आ पाई जितनी गेहूं की। और गेहूं की औसत उपज हमारे ज़िले में 45 क्विंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा की निकल के आई है। कुछ एक जगहों पे जहाँ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसे यशवंत सागर डैम के आसपास के जो गांव और जहाँ जहाँ पानी की और व्यवस्था, जहाँ पे वाटर टेबल ठीक है, वहाँ पे करीब करीब हमारी 60 क्विंटल पर हेक्टेयर तक की, जो कि नेशनल का जो हाईएस्ट मतलब जो होगा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या मध्य प्रदेश के ही दीगर इलाकों में, तो उसके बराबर कहीं कहीं पहुँचे। तो इस बार बहुत ही शानदार उपज हुई है। इसमें किसानों की मेहनत रही या सरकार का कोई योगदान है? मैं कहूँगा कि दोनों तरफ से अच्छी मेहनत रही और कहीं पे जैसे वर्षा अच्छी हुई तो उसका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काफ़ी रेगुलर थी, लोगों को बिजली मिली, तो लोगों ने अगर अपने बोरिंग वगैरह का इस्तेमाल करके, आप जानते हैं कि इंदौर में बहुत सारी सिंचाई अपने बोरिंग के माध्यम से होती है, तो बोरिंग चलने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी मिली। फर्टिलाइजर की हम लोगों ने कमी आने नहीं दी, सरकार की तरफ से व्यवस्था इस बात की थी। यहाँ पे सीड रिप्लेसमेंट जो गेहूं के केस में है, सीड रिप्लेसमेंट 50% से ऊपर है, तो हम सीड की व्यवस्था सही ढंग पे कर पाए। और जैसा मैंने बताया कि मौसम का भी हमें अच्छा साथ मिला, किसानों ने भी मेहनत की, ठंड ज़्यादा समय तक रुकी रही, फिर उसके बाद से बारिश, पिछले वर्ष की वर्षा काफ़ी शानदार रही। तो इन सबके योगदान से मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कृपा रही ईश्वर की और बहुत ही शानदार फसल हुई है। अभी ग्रिड सेपरेशन का काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले वर्ष इससे भी अच्छी व्यवस्था बिजली की रहेगी, क्या ऐसी संभावना है? मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार ढंग से ग्रिड सेपरेशन का काम चल रहा है। इंदौर जिले में 2 एजेंसीज हैं और हर महीने करीब 12 से 15 ग्रिड हमें मतलब जो है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष के अप्रैल मई तक हम पूरे के पूरे अपने जो ग्रिड सेपरेशन के काम कर लेंगे। ग्रिड सेपरेशन का काम जैसे ही हो जाएगा वैसे ही गाँव को कम से कम 16 घंटे, और कोशिश तो ये होगी कि और ज़्यादा 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद से जो हमारा खेती वाला फीडर रहेगा, एग्रीकल्चर वाला फीडर रहेगा, उस पर 8 घंटे की कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे। तो आप देखेंगे कि एक तरफ ग्रिड सेपरेट होने के बाद हम सप्लाई दे पाएंगे गांव को 16 से 24 घंटे के बीच में, और खेती के लिए सप्लाई जो 3 फेज पे सप्लाई देंगे वो सप्लाई हमारी 8 घंटे से ऊपर रहेगी। तो व्यवस्था इससे बेहतर ही होनी है, निरंतर 8 घंटे रहेगी, निरंतर 8 घंटे रहेगी और पहले से बेहतर व्यवस्था रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। और बहुत ही शानदार ढंग से ये काम आगे बढ़ रहा है। अभी इंदौर में कितना काम हो चुका है, इसका कितना? इंदौर में हर महीने करीब 12 से 15 करीब फीडर्स हो रहे हैं और अभी तक हमारे करीब 50 से ज़्यादा फीडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि अगर 12-15 इसी तरह से 15-20 अगर हम करते चले तो कुल जमा और जो फीडर्स बचे हैं वो हमें अप्रैल मई तक हम अगले साल। इससे शहरों में बिजली की प्रदाय कम होगी? नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ का पावर सेक्टर है, पावर डिपार्टमेंट है, उसमें जनरेशन की ओर भी काफ़ी सारा ध्यान दिया गया है। जनरेशन हमारा इस बीच में थर्मल पावर जनरेशन के भी नए प्लांट्स निकल के आएंगे। हाइडल पावर जनरेशन की भी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के बारे में निरंतर उद्यम किया जा रहा है। हमारी जो टाइप्स हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जो चाहे कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ हो,
NHPC के साथ, तो इन सबके साथ जो टाइप्स हैं, जो हमें कई बार जो हमारे यहाँ की काफ़ी अच्छी जब उसकी जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम पावर बैंकिंग का भी काम कई बार करते हैं। तो इन सबको मिला के हमारे पास उपलब्धता बिल्कुल कम नहीं होगी। शहरों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में यहाँ पे CMD भी रह चुका। हमारे यहाँ शहरों में पूरे संभाग भर के सभी शहरों में अब 24 घंटे बिजली शहर में मिल रही है। तो मुझे लगता है शहर में सप्लाई पहले से ही बेहतर है, गांव में और उसके बाद से एग्रीकल्चर शहर में लोगों को डर है कि कहीं उनकी बिजली कट करके वहाँ गांव में, तो मेरे ख्याल से समय इसका जवाब देगा और आप देखेंगे शहर की व्यवस्था बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इंदौर में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि 24 घंटे बिजली रहेगी। इंदौर में जो अधिकारी आते हैं, लोग कहते हैं उन्हें बहुत राजनीति का सामना करना पड़ता है, तो क्या आप पर भी राजनीतिक दबाव होते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें अपना काम जो शासन के दिए गए निर्देश हैं, नियम प्रावधान है, उनके नज़रिए से करते रहना है। उसके बाद से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा करके, विचार विमर्श करके, उनके विचारों से अवगत होके और सभी पक्षों को व्यापक ढंग से नज़रिए से देख के अगर हम अपना काम करते चलें तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी कहीं भी आती है। क्या इंदौर में अच्छे काम का माहौल है अफसरों के लिए? मैं कहूँगा कि अच्छे काम करने का इंदौर में बहुत ही शानदार माहौल है। मैं आपके प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई बार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों की तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, जिससे हमें अपना काम करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम भी हो तो उसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद प्रेस मीडिया से और जो सकारात्मक लोग उनसे मिलता है। सकारात्मकता है, केवल हमारे अंदर अगर मेहनत करने का जज्बा है तो मेरे ख्याल से काम हमारा निश्चित रूप से। प्रशासन अगर ऑटो रिक्शा वालों को वर्दी पहनाना चाहे तो नहीं पहना सकता, जहां बस स्टॉप बनाना चाहे नहीं बना सकता, शराब की दुकानें हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता, कैसे काम चलता है? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है, कड़ाई से कठोरता से काम हुआ है और कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव या परेशानी नहीं। अब RTO में एजेंटों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन RTO में एजेंटों के लिए राजनीति होती है कि उन्हें आने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाएं जो पूर्व की हैं, RTO जो नए हमारे जैन साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे ढंग से उन व्यवस्थाओं को टैकल करने का निर्णय लिया है और उनको धीरे धीरे करके सफलताएं भी मिलती जा रही है और आप देखेंगे कि सिस्टम पहले से बेहतर होता चलेगा। आप ऐसे कलेक्टर हैं जो अधिकांश समय गांव में बिताते हैं, जो सरकारी मानदंड है उसके मुताबिक गांव में समय बिताते हैं। क्या गांव में और शहर में क्या अनुभव लग रहा है आपको? गांव और शहर में एक तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि गांव की समस्याएं अपने तरह की एकदम से डिफरेंट हैं, शहर की अलग है। जैसे जब से नर्मदा का थर्ड फेज और थर्ड फेज में जो हमें पहला उसके चरण में 90 MLD वाटर मिलने लगा है, तब से मैं समझता हूँ कि पेयजल एक बड़ी समस्या के रूप में शहर के लिए नहीं रह गया है। लेकिन गांव में आज भी आप देखेंगे कि कई जगहों पे, कई गांव में पानी की किल्लत रहती है। वहाँ पे हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि नया बोरिंग अगर कराना हो तो कराएं या फिर पेयजल का परिवहन करना हो तो करें। तो गाँव में समस्या एक तो पेयजल की कई जगहों पर, कई एरियाज़ में रहती हैं। दूसरी समस्या गाँव में जो है, जो शहरों में नहीं है, गांव में जो दूसरी समस्या रहती है वो समस्या रहती है गांव की एक्सेस रोड की, अप्रोच रोड की। कई सारे ऐसे इलाके हैं हमारे महू में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसमें अभी भी एक्सेस रोड्स को बनाए जाने का काम, जो कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम लोगों ने टाइप किया और कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी अगले 2 से 3 साल के अंदर इसको पूरा करके और वो नेटवर्क जो रोड का है वो अपन लोग कर लें, जिससे कि व्यवस्थाएँ हमारी जमी रहें। हेल्थ की सुविधाएं भी गांव में और ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। एजुकेशन के फील्ड में भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरतें दोनों की बिल्कुल डिफरेंट हैं। शहर की जब आप बात करेंगे तो नेचुरली यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू आएगा, यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई के सही ढंग से संचालन का इशू आएगा, उसके बाद से सीवरेज नेटवर्क का इशू यहाँ पे आएगा, ट्रैफिक का इशू आएगा। तो शहर की समस्याएं बिल्कुल दूसरे तरह की, अर्बन हाउसिंग का आएगा, पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का उसके लिए हाउसिंग का इशू आएगा। तो शहर की समस्याएं बिल्कुल अलग तरह की और गांव की समस्याएं एकदम अलग तरह की। आप गांव में जाते तो हमेशा स्कूल मास्टर की भूमिका में होते हैं, ऐसा है? शिक्षा मेरे ख्याल से हमारे और आपके सभी के हृदय के सबसे नज़दीक की चीज़ है और निश्चित रूप से अगर हमें अपने देश का, प्रदेश का, अपने ज़िले के भविष्य को अगर आगे करना है तो अच्छा एजुकेशन हमेशा ही उसमें सबसे पहली कड़ी होगा। कोशिश हम लोग यही करते हैं कि हमारे टीचर जो है मोटिवेट होकर और बेहतर पढ़ाना शुरू करें। हमारे शिक्षकों में योग्यता की कोई कमी नहीं है, केवल एक डिटर्मिनेशन उनके अंदर हो जाए, एक अगर मन में उन्होंने ठान लिया, मेरे ख्याल से शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर होने में कोई नहीं रोक सकता।
इंदौर में आईआईटी फुल फ्लेज कब शुरू होगा, क्या दिक्कतें आ रही है इसमें? मैं समझता हूँ कि आईआईटी फुल फ्लेज यहाँ पे शुरू है। उसकी जो कुछ एक परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को दूर किया गया है। पहले एक 80 हेक्टेयर का जो एक फॉरेस्ट का पैच था, जिसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हम लोगों ने केंद्र शासन से प्रारंभिक स्तर की अनुमति प्राप्त कर ली है। उसकी सेकेंड स्टेज की भी हमें अनुमति बहुत ही शीघ्र मिलने की उम्मीद है और उसके बाद वहाँ पे काम शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे अगर फॉरेस्ट की और ये सब लैंड मिला लें तो करीब 400-450 एकड़ लैंड हमारे पास है, जिसमें कि हम जो बिल्टअप एरिया है हमारा फॉरेस्ट के एरिया में भी करीब 50 एकड़ और बाकी एरिया में जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, तो काफ़ी सारा एरिया हमें काम शुरू करने के लिए बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। अभी जो तात्कालिक रूप से आवश्यकता है, आईईटी जो है हमारा, उसमें आईआईटी संचालित हो रहा है। हमारा जो पीथमपुर ऑटो क्लस्टर्स लिमिटेड है, पीएसीएल, जो कि महू तहसील में है, वहाँ पे हम लोगों ने करीब 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह उनको दिलवा रखी है, उनके बीच में टाई अप करा के, जिससे कि उनका लेबोरेटरी वगैरह का काम पूरा हो जा रहा है। पर ये सच है कि हम लोग सब लोग ये चाहेंगे कि जितना शीघ्र उनका कैंपस बन जाए, उनका अपना कैंपस बन जाए, उतना बेहतर होगा। हम लोगों ने उनके सिमरोल वाले कैंपस के लिए वाटर सप्लाई की और फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की, दोनों की व्यवस्थाओं का काम भी शुरू कर दिया है। अब इन्फोसिस और टीसीएस के बिना बात अधूरी रह जाएगी। क्या स्थिति है, ये वाकई यहाँ खोलेंगे कैंपस, कब तक खोलेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि या अपनी ही कंपनी की शाखाएं खोलेंगे? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही शीघ्र दोनों ने एसईजेड अपने स्टेटस डिक्लेयर करा रखे हैं। एक इन्फोसिस के केस में एमओयू भी हो चुका है, उनका भी मास्टर प्लानिंग वगैरह का काम उनके कंपनी का स्तर पर पहले प्रारंभ कर लिया गया है। इसी तरह से टीसीएस के द्वारा भी जो उनका हमारे साथ लीज एग्रीमेंट होगा, उसकी तैयारी चल रही है, बहुत शीघ्र उस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। दोनों तरफ से ही, दोनों कंपनियों की तरफ से मैं समझता हूँ कि जो मास्टर प्लानिंग का काम है, जिसमें कि आके जगह को देखना, फिर उसके बाद से जगह की शेप कैसी है, उसको उस पर कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है, तो इंटरनली तो वर्क इज ऑन। इसके बाद से जब एसईजेड का स्टेटस डिक्लेयर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन वगैरह आता है एसईजेड के लिए, नोटिफिकेशन वगैरह की भी प्रतीक्षा चल रही है। इन्फोसिस के केस में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर काम शुरू होगा। ये लोग बीपीओ खोलेंगे यहाँ या अपनी कंपनी की कुछ? ये जैसा मैंने बताया, जैसा मुझे बताया गया है कि इनकी आईटीएस दोनों तरह की गतिविधियाँ सारी तरह की रहेंगी। एग्जैक्टली क्या चीज़ शुरू करेंगे वो डिसीजन भी उन्हीं को करना है, पर आईटी रिलेटेड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ करके नया शब्द आया है, तो ये सारी चीज़ें सबका एक एमलगमेशन हो सकता है। एग्जैक्टली वो कितना किस चीज़ को वेटेज देते हैं, ये उनके पूरे प्रोजेक्ट के सामने आने पर पता चलेगा। आमतौर पर जो लोग होते हैं कलेक्टर के पद पे, तो कलेक्ट्री उनके सिर पे सवार रहती है, तो राघवेंद्र सिंह के ऊपर कलेक्ट्री सवार नहीं है, ऐसा कैसे संभव हुआ? मेरे ख्याल से मैं पहले मनुष्य हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ, और शायद इन्हीं कारणों से मैंने अपनी गतिविधियाँ, जो कार्य के अतिरिक्त जो गतिविधियाँ जिनसे मुझे स्वयं को प्रसन्नता मिलती है या स्वयं को तनाव मुक्त रखने में मदद मिलती है, उन सबको मैं निश्चित रूप से जारी किए रहता हूँ। खेलना हो या म्यूज़िक हो या अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना हो, तो इन सब चीज़ों को मैंने कभी छोड़ा नहीं और सभी से सहजता से कोशिश करता हूँ कि उनकी बातें सुन पाऊँ, उनसे उनकी समस्याएं निराकृत कर पाऊँ। और मेरे ख्याल से बहुत ही आदमी अगर मनुष्य बना रहे तो मेरे ख्याल से सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ मेकर्स के 100वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही।